नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो रीट का 2017 का पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और इसमें आज हम ईवीएस देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जो भी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन बनती है क्वेश्चन के अनुसार मैंने वो सभी ऐड की हुई है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि 30 क्वेश्चन है पर यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वह कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा रीट के पेपर के अंतर्गत राजस्थान जीके भी आएगी। यहाँ पे आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसी प्रकार से क्रेन यूपी का राज्य पक्षी है और गिद्ध पक्षियों के मेहतर है। तो इस प्रकार इसके जो भी 4 ऑप्शन थे वो भी हमारे क्या साथ के साथ क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछा है कौन सा सही मिलान किया गया है। तो मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, फिर बताऊंगा इनका कौन कौन सा मिलान है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कलकत्ता के अंतर्गत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन उसने दिया था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंतर्गत स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंतर्गत स्थित है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है और इसका उद्देश्य है पौधों के संसाधनों, वनस्पतियों और लुप्त प्राय प्रजातियों का सर्वेक्षण, अनुसंधान और संरक्षण करना है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी जो अदर भी इंफॉर्मेशन बनती थी, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल कहाँ पर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान कहाँ पर है, ये सभी आपके क्या है क्लियर हो गए हैं। तो इस प्रकार से मैं आपका हर क्वेश्चन क्या है क्लियर करके चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यह है होता क्या है। बाद में मैं इस पे आऊंगा, पहले इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऊर्जा के अक्षय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आपको क्या पता चला कि किसको बोला जाता है? जिनको हम बार बार या दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं वह होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन दोगे देखोगे तो इसमें देखो किसका उपयोग हम बार से कर सकते हैं। और इसने पूछा क्या है, कौन सा नहीं है? नहीं वाला पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसका प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता। अगर यह बोलता अक्षय ऊर्जा कौन सा है तब तो उसका मतलब क्या होता कि जिसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, पर इसने पूछा नहीं वाला। तो भाई इसके बारे में हमको पता चल गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो पन बिजली है हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ये तो है। इसी प्रकार जो वायु ऊर्जा है इसका भी हम बार बार या प्राकृतिक संसाधन के द्वारा यूज किया जा सकता है, ये भी है। सौर ऊर्जा का भी प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, पर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हम बार बार नहीं कर सकते। तो इसलिए उसने नहीं वाला ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको इनकी फुल डिटेल्स पता होगे तो आप आसानी से कर सकोगे। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। जैसे कि सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, पवन ऊर्जा पवन वेग से प्राप्त की जाती है, तरंग ऊर्जा समुद्र या नदी में लहरों से प्राप्त की जाती है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटना के दौरान ज्वार ऊर्जा समुद्र में ज्वार से ही प्राप्त की जाती है और भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी की सतह के अंदर की गर्मी से ही प्राप्त किया जा सकता है। थोड़े समय के बाद जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा और ऊर्जा के इन स्रोतों का पुनर्नवीकरणीय या फिर पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। जबकि पनजी बिजली, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो इनका बार बार या दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। तो जो भी इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए हैं। फिर है इकोसिस्टम शब्द की स्थापना किसने की या किसने गढ़ा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर टी आएगा, टेंसले के द्वारा क्या है इसकी इकोसिस्टम की स्थापना की गई। तो इसके बारे में बता देता हूँ, डिटेल से बताऊंगा मैं फुल थोड़ा। हाँ देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र एक समुदाय है जिसमें जीवित और गैर जीवित दोनों घटक शामिल होते हैं और एक दूसरे और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इकोसिस्टम शब्द की स्थापना या किसके द्वारा गढ़ा गया था?
टेंसले के द्वारा गढ़ा गया था। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों में वन, घास का मैदान, टुंड्रा या समुद्री, मीठे पानी और रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र भी इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करें तो उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव शामिल हैं और पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ उनकी परस्पर क्रिया है। इन्हें आगे समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज में पाया जा सकता है। टुंड्रा इकोसिस्टम कम पेड़ वाले क्षेत्र हैं जो हवा और ठंडे जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़े जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। उनके पास उच्च नमक तत्व होता है। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र जल स्रोत, झीलों, नदियों या तालाबों आदि पाए जाते हैं। देखिए, कई बार पूछ लेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, टुंड्रा के अंतर्गत भी कौन से पाए जाते हैं, समुद्री के अंतर कौन से पाए जाते हैं, तो ये भी आपको क्या है, याद कर लेने हैं। आगे देखते हैं, जो रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ कम वर्षा होती है। अगर इसी प्रकार से बात करें, हेक्केल ने पारिस्थितिक शब्द दिया था और ओडुम एक पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री था। ठीक है भाई, अगर शब्द के बारे में पूछे दो, किसने दिया था, हेक्केल ने दिया था, और यह गढ़ा किसने था, तो टेंसले ने गढ़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है। ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। अगर आपको ईवीएस देखोगे कंप्लीट तो आपको पता चलेगा कि जो राजस्थान रीट का पेपर होता है, 6-7 क्वेश्चन से लेकर आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे, 6-7 क्वेश्चन आपको क्या है, स्टैटिक जीके से मिलेंगे, और 3-4 क्वेश्चन आपको ईवीएस के अंतर्गत जो साइंस के हैं, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो वे दिखने को मिलेंगे। प्रॉपर ईवीएस जो है वे क्वेश्चन आपको 10 या ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। इसके बारे में भी चलो एक दो बात बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें औसतन जो वर्षा है यह 9,527 मिलीमीटर होती है। बेंगलोर में औसत वर्षा 776.6 मिलीमीटर होती है। मैसूर में औसत वर्षा 500 मिलीमीटर होती है। और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का ठंडा क्या है, शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक में कौन से शामिल हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए जैविक घटक होते क्या हैं, फिर आएंगे हम क्या है इस क्वेश्चन पर। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटकों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। देखिए, जैविक घटक कौन से होते हैं, वे सभी जीवित चीजें जैसे कि पौधे, जानवर, जीवाणु, ये सभी क्या उसमें शामिल होते हैं। और अजैव घटक कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत जल हो गया, मिट्टी हो गई, वायु हो गया, भूमि हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, चट्टानें आदि सभी निर्जीव चीजें शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से पौधे पर्यावरण का एक अजैव घटक है। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, जैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक के बारे में आप सभी को पता ही चल गया, जैसे कि जैविक घटक कौन से होते हैं, वे सभी जीवित चीजें जैसे कि पौधे, जानवर, जीवाणु। ठीक है भाई। तो इसमें आपने देखा भूमि क्या है, निर्जीव है, तो ये तो हो नहीं सकता। वायु नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों अजैव घटक हैं। तो उसने जैव घटक पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपके बिल्कुल डिटेल से करवाता जाऊंगा हर क्वेश्चन को, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर है मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये कोई भी पेपर हुआ, स्टेट हुआ, सीटेट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचजी जो प्रदूषण है ये इससे संबंधित है। देखिए, मिनी माता नामक की जो बीमारी है पहली बार जापान में 1956 में सामने आई थी। और इसका कारण क्या था, एक रासायनिक कारखाने द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट वाले पानी में मिथाइल मरकुरी का क्या है, छोड़ा जाना था। यह बीमारी एक स्नायुविक विकार है जो पारे की विषाक्तता का क्या है, कारण बनता है। इसमें क्या हो जाता है, हाथों और पैरों का सुन्न होना, बोलने और सुनने की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी और कमजोर
जो आई साइट है वो हो जाती है, मतलब कमजोर दृष्टिकोण हो जाता है। SO2 जो है अम्ल वर्षा का कारण बनता है, और कैडमियम जो है फेफड़े की बीमारी पैदा करता है। तो कब की बार आपको कैडमियम के बारे में पूछ सकता है, SO2 के बारे में भी पूछ सकता है, जो कि इस आपको ऑप्शन में दिए गए थे। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अनुमानित शिक्षण सहायक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुमानित शिक्षण कौन सा होता है और गैर अनुमानित शिक्षण कौन सा होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स करता हूँ, फिर आता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले शिक्षक सहायक जो उपकरण है जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी चैनल के उपयोग के माध्यम से छात्रों को सटीक अवधारणाओं, निरीक्षणों और प्रशंसा को स्पष्ट करने, स्थापित करने और सहज संबंधित करने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि लिखित या बोली जाने वाली शब्दों की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री, किसके लिए, लिखित या बोली जाने वाली। जैसे कि ये कई प्रकार हैं, जैसे कि ऑडियो हो गया, ऑडियो के अंतर्गत आपको पता है रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। जैसे कि दृश्य हो गया, दृश्य के अंदर कौन सा हो गया, चार्ट आ गया, मॉडल आ गया, आरेख आ गया। जैसे ऑडियो विजुअल हो गया, एक वीडियो क्लिप हो गई, कंप्यूटर हो गया या टीवी हो गया। देखिए, गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक वे वस्तुएं हैं जो बिना किसी प्रक्षेपण के उपयोग किए जाते हैं, जो बिना किसी, दोबारा ध्यान देना इस पे, गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक वे वस्तुएं हैं जो बिना किसी प्रक्षेपण के उपयोग किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं किस प्रकार हैं, वे अमूर्त विचारों और अधिक यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। वे निर्देश को मौखिक प्रतिनिधित्व से अधिक धरातल तक ले जाने की अनुमति देते हैं। साथ में उदाहरण भी दिए गए हैं, चार्ट, आरेख, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ये सभी क्या हैं, गैर अनुमानित के क्या हैं, उदाहरण है। तो उसने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, गैर अनुमानित ही पूछा था। उसकी डेफिनेशन भी पता चल गया और उदाहरण से भी पता चल गया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से पूछा है, कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए, वनोन्मूलन, वनों की कटाई का मतलब है जंगलों की सफाई और उस जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करना। देखिए, खेती के लिए जमीन को प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाना या ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना। देखिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण या वन पर्यावरण का संरक्षण है। जल निकायों की सफाई जल संरक्षण से ही क्या है, संबंधित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण में, शिक्षा में कौन सी शिक्षण पद्धति समूह चर्चा से संबंधित है, समूह चर्चा से। तो अगर हम इसका देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्तालाप गतिविधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समूह चर्चा से पूछा है। तो एक बार शिक्षण पद्धति पर क्या है नजर डाल लेते हैं। देखिए, शिक्षण विधि, विभिन्न विधियों का उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। एक को चुनने के लिए शिक्षक अपनी क्षमताओं के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है, या वह विषय की अनुकूलता के आधार पर इसे चुन सकता है। निम्नलिखित कुछ शिक्षण विधियों की व्याख्या की गई है, जैसे कि वार्तालाप गतिविधि। वार्तालाप गतिविधि में छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में लिया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि नेतृत्व हो गया, साक्षात्कार हो गया और सामाजिक संपर्क। समूह चर्चा में कौशल विकसित करना है। तो उसने पूछा क्या है, समूह चर्चा ही पूछा था, तो राइट आंसर जो है आपका क्वेश्चन का मिल गया। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो भी मिल गई। और भी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। छात्र को खुद को दूसरे की जगह पर रखने और दूसरे की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने का अवसर प्रदान करता है। समूह समस्या में कौशल विकसित करना, हल करना, यह महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान करने और तटस्थ समझौते में आने में छात्र की मदद करता है। स्थितियों का निरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करता है। छात्र को गलती करने के डर के बिना वास्तविक जीवन की स्थिति में चयनित व्यवहार का अभ्यास करने का क्या है, अवसर देता है।
इसी प्रकार से जो और ऑप्शन दिए गए थे उन विधि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे व्याख्यान विधि हो गई। व्याख्यान विधि क्या होती है कि शिक्षण का एक तरीका जो शिक्षक केंद्रित होती है, बड़ी संख्या में छात्रों के लिए क्या है यह उपयोग की जाती है। वर्णन विधि कौन सी होती है? जानकारी के बारे में छात्रों को निर्देशित करना या निर्देश देना, वह वर्णन विधि में आता है। संगोष्ठी विधि कौन सी होती है? यह बैठक का एक रूप है जहां हम किसी विशेष विषय पर क्या है चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपको पूछे, आपकी बारी इनमें से कोई और पूछे, वह भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन पर आने से पहले आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में भी क्या है बताया जाए। देखिए, पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देखो आप। मूल्यांकन जानकारी एकत्रित करने और फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह छात्रों की प्रगति और उपलब्धियों के आंकड़े और साक्ष्य एकत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं है। न केवल यह औपचारिक परीक्षा है, बल्कि इसमें छात्रों के सीखने का विश्लेषण वर्णन करना भी शामिल है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का क्या है मूल्यांकन करना है। तो स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान की समझ का मूल्यांकन करना है। स्कूल की उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना है। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली और क्या है कुछ एग्जाम्पल भी हम क्या है इसके देख लेते हैं। देखिए, जैसे तत्व और व्यापक शिक्षा किस पर जोर देती है? विचार प्रक्रिया को बढ़ाना। दूसरा है स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना। तीसरा है छात्र के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भाव विषयक क्षेत्र को विकसित करना। एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण द्वारा मूल्यांकन को एक अभिन्न अंग बनाना। स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हित का मूल्यांकन करना। सुधार करने के लिए सीखने के तरीकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना। ये सभी क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर भी क्या आपको पता चल गया। नेक्स्ट है IEEP का पूर्ण रूप क्या है? इससे आपको पता चल रहा होगा जो इन्वायरमेंट की जो फुल फॉर्म बनती है उससे रिलेटेड वे भी क्या है यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ से भी आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो ये ऑप्शन है इनके बारे में भी मैं बताऊंगा किस किस की हैं, और IEPP के बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम हो जाएगा। इंग्लिश में उसने ऑप्शन दिए हैं तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो इसका हो जाएगा। यह यूनेस्को द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और उसी के बारे में क्या है पूछा गया था। इसी प्रकार से यूनेस्को की भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO की भी पूछ सकता है, ये तो आप सभी को पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है यूनिसेफ की भी पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और आपको यूनिफेम के बारे में भी पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर भी क्या आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापन की छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए तो देखिए, सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग पिछले पाठों के कमजोर भाग को पढ़ाने या उन विशिष्ट छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जाता है जिन्हें उन भागों में समस्याएं थी। किसी परेशानी के निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण का क्या है उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो और हैं वो भी देख लेते हैं। परियोजना पद्धति क्या होता है? स्वयं द्वारा समाधान खोजने और जानने के लिए हल करना, ये परियोजना के अंतर्गत आता है। भूमिका निभाने की विधि कौन सी होती है? भूमिकाएं सौंपी जाती हैं और वे अनुभव के साथ अपनी भूमिका से ही क्या है सीखते हैं।
फिर है विचार मंथन, क्या हो जाएगा, यह विधि एक विशिष्ट समस्या का समाधान उत्पन्न करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण के साथ नए विचारों के बनाने का आधार है। खोज विधि क्या होती है, उनके आसपास के वातावरण से एक दूसरे की समस्या का क्या है, हल खोजना, ये खोज विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका भी आपको राइट आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक क्या शिक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छे शिक्षण होते क्या हैं। देखिए इसकी डिटेल मैंने साइड में भी लिख दिया कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति तो और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक संपर्क होता है जिससे बाद की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं कौन सी होती हैं, यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है, यह सीखने के लिए आत्म प्रेरणा बनाता है, छात्र अच्छे शिक्षण में सक्रिय रहते हैं, यह चयनित जानकारी पर केंद्रित है, यह लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, इसे छात्रों में मूल्य पैदा करना चाहिए, यह सहानुभूति और दया से भरा है, यह गतिविधि पर आधारित है, यह प्रकृति में दिशात्मक है, यह शिक्षक और छात्रों के सहयोग पर आधारित है, और यह एक निश्चित उद्देश्य के साथ योजनाबद्ध है। तो इसलिए इसका राइट आंसर राइट आपको पता ही चल गया होगा क्या आना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी जो हैं ये अच्छे शिक्षण के होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 15वां क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसने ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, वन संरक्षण हो गया, राजनीतिक संरक्षण हो गया, जल संरक्षण हो गया, मृदा संरक्षण हो गया। वैसे आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर राजनीतिक संरक्षण हो जाएगा क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं इसकी क्या है डिटेल्स आपको पूरी बताऊंगा, जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए राजनीतिक संरक्षण यहाँ का एक विषम शब्द है और इसका उपयोग ईवीएस की सामग्री में नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने का लक्ष्य नहीं है। तो इसी प्रकार से यह संरक्षण के लिए उपयोग करने के लिए एक उचित शब्द नहीं है। हम बात करते हैं जो बाकी 3 ऑप्शन आपके बचते हैं। सबसे पहला वन संरक्षण, वनों के संरक्षण के साथ साथ इसके संसाधन वन संरक्षण है जो ईवीएस की प्रमुख सामग्री में से एक है। वनीकरण और वनीकरण वन संरक्षण के लिए उठाए गए प्रमुख कदम है। दूसरा आता है जल संरक्षण, जल और जल संसाधनों का संरक्षण जल संरक्षण कहलाता है। यह भी ईवीएस की सामग्री में शामिल है, जैसे वर्षा जल और संचयन, ये जल संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण इसके संसाधनों के साथ साथ मृदा संरक्षण है। विभिन्न आधुनिक कृषि तकनीक जैसे फसल का रोटेशन, मिश्रित फसल या छत की खेती आदि मिट्टी को संरक्षित करने के लिए उदाहरण की गतिविधियां हैं, इसलिए यह ईवीएस की प्रमुख सामग्री में से एक आता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रयास और त्रुटि से संबंधित नहीं है। ये तो आपको अगर बुक में पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा, वैसे मैं इसकी डिटेल आपको आराम से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने परीक्षण और त्रुटि का क्या है सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया के बीच एक बंधन या संबंध बनाने के कारण सभी सीखने लगते हैं। एक व्यक्ति कई परीक्षण करता है, कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्ति को संतुष्टि नहीं देती हैं, लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रियाएं मिलने तक वह आगे का परीक्षण करती हैं। परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर थोर्नडाइक ने कुछ कानून बनाए हैं या सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले दिया है तत्परता का नियम, फिर दिया है अभ्यास का नियम, फिर दिया है प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं, तो तत्परता का दिया है, अभ्यास का दिया है, प्रभाव का दिया है, तो पुनर्बलन का नहीं दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बाकी 3 ऑप्शन बच गए उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तत्परता के नियम को देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कोई प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता है। रुचि, परिपक्वता, पिछले अनुभव की आवश्यकता आदि से तत्परता आती है। अभ्यास का नियम बार बार प्रभावी शिक्षण की ओर अग्रसर होता है, परिणामों का ज्ञान इसके लिए एक आवश्यक शर्त है। प्रभाव का नियम यह उन चीजों को सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो खुशी और संतुष्टि देती है।
तो राइट आंसर पता चल गया। थोर्नडाइक ने कौन कौन सी दिए हैं ये भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए, बाल श्रम अधिनियम 1986 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम में क्या बोला गया है उसको देखते हैं। देखिए, 14 और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को विभिन्न अधिनियमों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन बच्चों के रोजगार, व्यवसाय या प्रक्रियाओं को तय करने के लिए किसी भी कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। तदनुसार इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाने और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाल श्रम विधेयक संसद में पेश किया गया था। बाल श्रम विधेयक 1986 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसे संविधान में बाल श्रम विधेयक 1986 के रूप में क्या है लिखा गया था। यहाँ शब्द बाल का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरे नहीं किए। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। कानूनी तौर पर भारत में लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? मैंने पहले ही बताया था। स्टैटिक जीके जो हो गया 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, राजस्थान जीके क्या हो गया 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, जो प्रॉपर ईवीएस के क्वेश्चन हो गए वो भी 6-7 ही देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इसका आप सभी को पता है, लड़कियों की एज कितनी होनी चाहिए, लड़कों की कितनी एज होनी चाहिए, 18 और 21 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी ही। कानूनी तौर पर बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष रखी गई है और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष रखी गई है। वोट डालने की कानून आयु सभी के लिए 18 वर्ष है, लड़का हो या लड़की। नेक्स्ट है, राजस्थान जी कैसे क्वेश्चन देखने को मिला। राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है वह किसको कहा गया? इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा मैं। कपड़ा कंपनियों की सबसे अधिक संख्या और सबसे अधिक उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा गया है। ऊनी और अन्य कपड़े को पुनः पहनने योग्य बनाने के लिए वैश्विक केंद्र के कारण पानीपत को कोस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र नगरी किसको कहा गया है? भीलवाड़ा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भीलवाड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको वैसे भी राजस्थान जी के पता होगा। नेक्स्ट है, मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल का उपयोग आमतौर पर मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में क्या है पाया जाता है। फिर हम जो और ऑप्शन है उन पे बात कर लेते हैं। जैसे एक ऑप्शन आपको दिया था पेथिडीन और कोकीन। पेथिडीन, कोकीन और साथ ही फोलिक अम्ल को मादक दवाओं के रूप में माना जाता है। हालांकि उनमें से कुछ का उपयोग कभी कभी विभिन्न रोगों के लिए दवा के रूप में किया जाता है। जैसे पेथिडीन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। कोकीन एक ऐसी दवा है जिसे सूंघा जाता है, धुएं के रूप में पिया जाता है, या घुला दिया जाता है या घुल जाता है, और एक नस में इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया हो। नेक्स्ट है, 2017 में ये पेपर हुआ था, उसमें करंट अफेयर के अंतर्गत क्वेश्चन था, वो लिया गया कि निम्नलिखित में से किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया। तो करंट का भी क्वेश्चन दे सकता है जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित हो। तो केरल का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल को उस समय क्या है शौच मुक्त किया गया था 100%। देखिए, केरल पहला राज्य है जिसे 100% खुले में शौच से मुक्त किया गया था या घोषित किया गया था। फिर उसके बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल पहले 3 राज्य थे जिन्हें खुले में शौच मुक्त किया गया। बाद में उत्तराखंड और हरियाणा को भी खुले में शौच मुक्त कर दिया गया। 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं अब टोटल पूछे तो आपसे, यानी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, गुजरात, दमन और द्वीप और चंडीगढ़ को भी खुले में शौच से क्या है मुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से राज्यसभा में संसद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, राजस्थान के राज्यसभा में संसद की कुल संख्या जो है 10 है। और ऑप्शन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की 11 है, उत्तर प्रदेश की 31 है, पंजाब की 7 है और आंध्र प्रदेश की 11। तो अब की बार हालांकि आपको राजस्थान जी के रीट का पेपर है तो राजस्थान के बारे में ही पूछेगा, बाकी मैंने और भी बता दिया आपसे।
नेक्स्ट है नायलॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वालेस कैरियार्स ने नायलॉन की खोज की थी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो और ऑप्शन दिए हैं मेल्विन कैल्विन, इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नायलॉन के बारे में पता चल गया। मेल्विन कैल्विन की खोज साइकिल साइकिल की थी इन्होंने। रॉबिन हिल ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया था और पीटर मिशेल ने एटीपी की प्रक्रिया की थी। तो इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो खिजड़ली आपने ईवीएस में पढ़ रखा है, जो पेड़ थे उनके बारे में आपने फुल डिटेल से पढ़ी होगी। पुष्कर मेला भी लगता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, माघ मेला जो है राजस्थान में नहीं लगता है। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुष्कर मेला पूछा जाए, पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर जिले में आयोजित किया जाता है। खिजड़ली मेला राजस्थान के जोधपुर जिले में क्या है, आयोजित किया जाता है। फिर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिला, भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब शुरू की गई? सभी को पता है 1853 में। तो राइट आंसर क्या है? सी। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पहली यात्रा ट्रेन 16 अप्रैल 1953 को, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, 1853 आएगा यहाँ भी वही। तो पहली यात्रा ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर ठाणे के लिए शुरू हुई, यहाँ पर 1853। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन नई दिल्ली भोपाल शताब्दी है। सबसे लंबा रूट 4286 किलोमीटर का है, जो विवेक एक्सप्रेस है, जिसे तय करने में 82 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, 1366 मीटर है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को शुरू की गई थी और भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2022 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी और जो बेसिक डिटेल्स बनती थी, अब की बार जो पूछ सकता है वो भी इसके अंतर्गत बता दी गई है। नेक्स्ट है, यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछता है पीसी कल्चर क्या होता है? तो इन सभी के एपी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, या रेशम क्या होता है, तो ये सभी आपको क्या है पता होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो पीसी कल्चर है यह मछलियों के पालन के लिए होता है। एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए होता है। पोल्ट्री कल्चर तो नाम से ही मुर्गी पालन के लिए होता है। सेरी कल्चर रेशम के कीट के पालन के लिए होता है। तो ये जो भी 10-15 बनते हैं, मैंने तो इसमें 4 ही बताए हैं जो ऑप्शन में दिए थे, तो आप सभी ने वो 10-15 के पूरे कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो जामर कोतरा खदान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जामर कोतरा खदान है यह रोक फास्ट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए जामर कोतरा खदान रोक फैट के खनान के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जैसे कि उसने मैग्नीज दिया ऑप्शन के अंतर्गत, तो मैग्नीज कौन कौन से शहर में है? जोधा हो गया, उड़ीसा हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ पर ये है। कोयला दिया झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। पेट्रोल और खनिज दिया असम के अंतर्गत है। हीरा जो है पन्ना मध्य प्रदेश में है, और सोना हट्टी या रायचूर कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक रोग क्या होता है। पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ, फिर जो इसके ऑप्शन पर आता हूँ। देखिए संक्रामक रोग जो है उन बीमारियों को कहते हैं जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। और डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है जो सीधे संपर्क और हवा से फैलती है। तो आपका राइट आंसर तो मिल गया, पर इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे दिल का दौरा, आमतौर पर रक्त हृदय में जाना बंद हो जाता है जब हृदय की मांसपेशियों की आपूर्ति करने वाली धमनी रक्त के थक्के द्वारा अवरुक्त या रुक जाती हैं। दिल का दौरा मुख्य रूप से सीने में दर्द से क्या है होता है। हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो उच्च रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। और मधुमेह के बारे में बात करें, मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं। आमतौर पर जब रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तब मधुमेह होता है।
तो यहाँ पे आपको संक्रामक रोग के बारे में सबसे पहले अगर आपको की डेफिनेशन पता थी तो आप राइट आंसर लगा सकते थे। और डेफिनेशन क्या थी? जो सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाए वही संक्रामक रोग कहलाता है। फिर तो आप आसानी से आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सीधे एचआईवी से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि भाई एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो वह राइट आंसर हो जाएगा। तो पर एक बार डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एलिसा परीक्षण जो है एड्स से संबंधित है। और जो विडाल है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे आप देखना, विडाल हो गया, एमपी हो गया, इनके बारे में भी क्या मैं बता देता हूँ। जो विडाल टेस्ट है यह टाइफाइड से संबंधित है। एमपी टेस्ट मलेरिया परजीवी परीक्षण से संबंधित है। और ईएसआर परीक्षण लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? देखो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया। यहाँ से आपको पता चल गया जो स्टेटिक जीके के 6-7 क्वेश्चन है वो भी पूछे गए हैं। राजस्थान जीके के भी 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, वो स्टेटिक जीके में ही आ जाएंगे। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है, ओनली आप ईवीएस पर फोकस ना करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्स पोलियो शुरू किया गया था। देखिए 1995 में भारत में पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। WHO ने 1985 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1962 में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया गया। और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में शुरू हुआ, जिसे 1983 में लॉन्च किया गया। और यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया। इस प्रकार से मैंने अपनी तरफ से हर क्वेश्चन में जितनी डिटेल्स थी उतनी देने की कोशिश की है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जो इससे राजस्थान के जो और पहले पेपर हुए हैं उनको भी हम ऐसे ही डिटेल से करवाएं, मैथ के भी हर पार्ट भी, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।